तो आज हम सेल थ्योरी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सेल को डिस्क्राइब करने के लिए एक थ्योरी आई, जैसे कि कोई चीज़ को बताने के लिए, एक कॉन्सेप्ट को बताने के लिए आता है। तो सेल क्या है इसको एक्सप्लेन करने के लिए, तो उससे पहले कोई नहीं जान रहा था। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए, इनका नाम है साइंटिस्ट स्केल्डन, और दूसरे एक साइंटिस्ट आए साइंटिस्ट स्वान। दो साइंटिस्ट, लेकिन दोनों ने इंडिपेंडेंटली अपना काम किया, दोनों कोई किसी के साथ नहीं किया। ठीक है, सेल्डन नाम के जो साइंटिस्ट थे वो कहाँ के थे? इन्होंने काम किए जर्मनी के थे, जर्मनी में थे। और ये कहाँ थे? ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। अच्छा, आपको पता है कि प्लांट में हर काम थोड़ा सा जल्दी हुआ कंपेरेटिवली देखा जाए तो। इन्होंने 1838 में काम किया, उन्होंने 1838 में इन्होंने अपना काम किया, और उन्होंने 1839 में। ये जो हमारे सेल्डन नाम के साइंटिस्ट थे, ये क्या थे? बॉटनिस्ट थे, और ये हमारी जूलॉजिस्ट थे। ठीक, तो ऑफकोर्स बॉटनिस्ट है तो उन्होंने प्लांट सेल थ्योरी दी होगी। यस, इन्होंने क्या किया? प्लांट सेल थ्योरी दी, और इन्होंने एनिमल सेल थ्योरी दी। अब बात ये है कि एक ये साइंटिस्ट को नहीं जानते, दोनों इंडिपेंडेंटली दोनों ने काम किया, दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। इन्होंने जर्मनी में बैठ के 1838 में काम किया, बॉटनिस्ट ने प्लांट के ऊपर काम किया और प्लांट सेल थ्योरी दे दी, उन्होंने एनिमल सेल थ्योरी दे दी। ठीक, मगर प्रॉब्लम क्या हो गई? इन्होंने एक साल पहले जो बात बोली वही सेम बात स्वान ने भी बोल दी। उन्होंने जो बोला, उन्होंने क्या बोला? इनकी बातें क्या थी? सेल is the structural, functional and fundamental unit of life, जो कि हमने कल भी ये लाइन बोली थी, एकदम कोटेशन लाइन है, इसको रट लो। सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शन एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इन्होंने ये बात बोली थी। फिर दूसरे जो इन्होंने बोली थी कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बने हुए हैं? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल और प्रोडक्ट ऑफ सेल से बने हुए हैं। किससे बने हैं? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ इट, उसी के प्रोडक्ट से हम बने हुए हैं। ठीक, ये दो बात इन्होंने बोली, सेम बात इन्होंने बोली। तो यहाँ जो सेल वर्ड यूज हो रहा था, तो प्लांट सेल थ्योरी आई तो क्या बोल दिया? प्लांट सेल इज द स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। यहाँ आया ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो इन्होंने कहा ऑल प्लांट जो हैं और जो सेल हैं वो सारे लिविंग सेल से बने हुए और उन्हीं के प्रोडक्ट से बने हुए हैं। ये बात हो गई। उन्होंने सेल की जगह क्या? एनिमल सेल, उन्होंने क्या वर्ड यूज़ किया? प्लांट सेल किया। बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया से चल रहा था। फिर क्या दिक्कत आ गई? फिर ये दिक्कत आ गई कि उनसे पूछा गया हाउ न्यू सेल आर फॉर्म्ड, ये जो नए सेल हैं वो कैसे बनते हैं? जैसे सब कुछ बढ़िया से चलता है ना, सीरियल वीरियल हम लोग देखते हैं तो कुछ सब कुछ बढ़िया से चल रहा होता, फिर अचानक से एक विलेन आ जाता है, ये कैसे हो सकता है? वैसे ही बढ़िया से चल रहा था, सबने क्रेडिट वेडिट दे दिया था इनको, फिर बोला कि ये कैसे हो सकता है, ये नए सेल कैसे बने? वो बताओ। तो फिर कोई ये साइंटिस्ट भी नहीं बता पाए, फिर बहुत टाइम बाद, कई साल बाद एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम है रोडॉल्फ विर्चो। 1855, बहुत टाइम गुजर गया। 1855 में एक साइंटिस्ट आए, साइंटिस्ट रोडॉल्फ विर्चो। ये साइंटिस्ट की एंट्री हुई और उन्होंने इनका आंसर दिया, उन्होंने इसका आंसर किया। इन्होंने अपनी एक सेल लाइनेज थ्योरी, एक थ्योरी आई थी, उसके अंदर इन्होंने इसका आंसर दिया ओमनीस सेलुला ई सेलुला।
इन्होंने अपना बोला ओमनी सेलुलर ई सेलुलर, लोगों ने बोला भैया इसका मतलब भी बता दो, तो व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस ओमनी सेलुलर ई सेलुलर, इसका मतलब है न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। न्यू सेल जो होते हैं वो कैसे अराइज होते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी पहले कोई एक सेल रहा होगा, ये कोई पहले सेल रहा होगा, ये क्या किया, डिवाइड किया और फिर न्यू सेल बनी। पेरेंट सेल पहले एग्जिस्टिंग सेल है, वो क्या किया, डिवाइड किया, आपको समझ आ रहा है, तो फिर क्या बना, नए सेल का फॉर्मेशन हुआ, नए सेल का फॉर्मेशन हो गया। तो न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग, पहले एग्जिस्ट ही करता है वही सेल डिवाइड कर कर न्यू सेल का फॉर्मेशन करता है। तो आप फाइनल शेप ऑफ सेल थ्योरी किसको देंगे, फाइनल शेप की पूरी सेल थ्योरी किसने दी, इनका नाम हटा दे, ना 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 भाई इतना अच्छा काम किया, फिर इनका नाम हटा दे, नहीं, फिर इनका नहीं, तो तीनों को यानी सेल्डन, स्वान और रुडोल्फ जो तीनों साइंटिस्ट ने मिलकर हमको क्या दी, सेल थ्योरी दी। तो सेल थ्योरी के कोटेशन कोई पूछे तो पहला क्या है, पहला है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, दूसरा प्रोडक्ट ऑफ इट, और तीसरा है न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये हमारा पूरा कंप्लीट सेल थ्योरी डन हुई। चलते हैं अब हम इसके आगे चलते हैं कि सेल को लोग जानने लग गए, बढ़िया है, बहुत अच्छा, सेल किससे बना है सबको पता चल गया, यूनिसेलर क्या है ये पता चल गया, मल्टीसेलर क्या पता चल गया। फिर लोगों ने बोला कि सेल के अलग अलग शेप एंड साइज भी होते हैं, ये सब एक ही शेप के होते, नहीं, उन्होंने बोला कि सेल के शेप बहुत सारे हैं, कई तरह के सेल के शेप हो सकते हैं, बहुत तरह की साइज हो सकती है, किसी की कुछ नैनोमीटर है, कोई की 0.1 है, 0.3 है, तो कोई क्वेश्चन कोई पूछता है स्मॉलेस्ट सेल कौन है, तो माइकोप्लाज्मा है, लार्जेस्ट सेल कौन है, तो नर्व सेल हैं। तो यही सारी चीज़ें हम पढ़ने जा रहे हैं कि कई शेप के, जैसे कि हमारा आरबीसी हो गया, आरबीसी इसका कैसा है, राउंड एंड बाई कॉनकेव, बाई कॉनकेव, आरबीसी या तो गोल होगा या तो बाई कॉनकेव होगा, ठीक। फिर हमसे पूछता मीजोफिल सेल्स के कैसे हैं, मीजोफिल सेल्स के बारे में हमारा बना हुआ है, एपिथेलियल सेल के बारे में, एपिथेलियल सेल के बारे में पूछा है, और कई WBC के बारे में बोला है कि WBC का शेप कैसा है, तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, नो शेप, कोई शेप नहीं है, अमीबॉइड, अमीबॉइड बोलते हैं, इरेगुलर शेप, कोई शेप नहीं, इरेगुलर शेप है, लॉन्ग है एंड नैरो, लॉन्ग एंड नैरो शेप किसका है, इनका है। मीजोफिल के क्या है, ओवल शेप हैं, ठीक है। तो ये सारे कुछ शेप हैं जो NCERT में इसके बारे में जिक्र किया गया है। चलते हैं इसको हम समझते हैं, ठीक। तो हम इसको डायग्राम देख लेते हैं, हमारी NCERT पे चलते हैं, और NCERT में इसमें दिया हुआ है बहुत अच्छे से। तो अभी तक हमने जो पढ़ा वो चैप्टर का यहाँ से था, यानी एक बार अगर आप हम पढ़ेंगे तो क्या बोला है, सारी चीज़ें हमने जितनी आपको अभी तक बताई वही सारी लिखी हैं। यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म कैसे हैं, इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं और सारे बॉडी के इंपॉर्टेंट फंक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन लेस देन कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल कभी भी इंश्योर नहीं कर सकता, लाइफ इंश्योर नहीं कर सकता। मतलब जिंदा रहने के लिए, लिविंग की कैटेगरी में आने के लिए तुमको कम से कम क्या होना पड़ेगा, सेल होना पड़ेगा, सेल ऑर्गेनल्स में लाइफ नहीं आएगी। तो एंटोन वॉन लीवनहॉक ने पहली बार लिविंग सेल देखा और इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप भी किया, ठीक। फिर इसके आगे चलते हैं, क्या सेल थ्योरी में अभी हमने क्या पढ़ा कि एक सेल्डन नाम के साइंटिस्ट थे जर्मनी के, और उन्होंने प्लांट के ऊपर काम किया, और उसी टाइम पर सेम पैरेलल कौन थे साइंटिस्ट, जूलॉजिस्ट साइंटिस्ट थे। जूलॉजिस्ट थे कौन, स्वान नाम के साइंटिस्ट, एक साल बाद जूलॉजिस्ट साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया, एनिमल सेल थ्योरी दी, और एनिमल सेल के साथ साथ उन्होंने क्या बताया, एक बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है इन्हीं स्वान साइंटिस्ट ने बोला कि सेल के आउटर मोस्ट लेयर में क्या होती है, एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है जिसको क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, और बोला कि सेल वॉल इज़ अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल। अब ये सोचकर आंसर मत टिक कर देना कि कोई PYQ क्वेश्चन पूछे या कोई क्वेश्चन पूछे आपसे तो आप बोल दो कि अरे प्लांट सेल का लेना देना तो सेल्डन नाम के साइंटिस्ट से रहा होगा, एनिमल सेल का तो लेना देना किससे रहा होगा, स्वान नाम के साइंटिस्ट। नहीं, स्वान साइंटिस्ट ने ही ऑल्सो कंक्लूड
कंक्लूड, ये बहुत ध्यान से सुनना, इन्होंने ही बोला कि सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट, जो कि सिर्फ प्लांट में ही होता है, एनिमल के पास नहीं होती है। और दोनों की फिर कई साल बाद 1855 में इन्होंने फॉर्मुलेट किया, किसने, रोनाल्ड विर्च्यू ने, और फिर बोला ओमनी सेल न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इस तरह हमारा पूरी सेल थ्योरी यहाँ तक कवर हुई। ठीक, अब इसके आगे हम चलते हैं, ये कुछ शेप हैं, अभी हम इसके बारे में जिक्र कर रहे थे, तो इनके कुछ शेप हैं। ठीक है, तो ये क्या है, आरबीसी है। आरबीसी का कैसा होता है, राउंड और बाइकॉनकेव। आरबीसी का शेप राउंड और बाइकॉनकेव, ये देखो ये राउंड हुआ और ये बाइकॉनकेव। ठीक, फिर कोई डब्ल्यूबीसी का, तो भैया डब्ल्यूबीसी का कोई शेप नहीं, जैसा बना दो वैसे ही शेप है। फिर एपिथेलियल, लॉन्ग और नैरो कौन है, एपिथेलियल सेल, जो हमारी ये सबसे बाहर वाली लेयर है, क्या है, एपिथेलियल है। ठीक, फिर हमारी सबसे लंबी सेल कौन सी होती है, ब्रांच्ड होती हैं, सबसे लंबी भी है, कौन है, ब्रांच, और लंबी कौन है, नर्व सेल हैं। और फिर आता है हमारा ट्रैकीड्स। बताओ जल्दी बताओ, लास्ट ईयर यानी पिछले क्लासेस में पढ़े होगे, ट्रैकीड्स का नाम आया होगा, कहाँ सुना है, जाइलम में सुना होगा। जाइलम के 4 कंपोनेंट होते हैं, वहाँ पे होते हैं। ये कैसी है, इलोंगेटेड है। और मीजोफिल सेल्स किसको बोलते हैं, तो लीफ के ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को, क्या बोलते हैं, मीजोफिल सेल्स कहते हैं। इन्हीं के सेल के अंदर क्या भरा होता है, क्लोरोप्लास्ट भरा होता है। ये सारी चीज़ें आपको फोटोसिंथेसिस चैप्टर में हम पढ़ाएंगे, लेकिन अभी जाने रहो कि लीफ की सेल्स को क्या बोलते हैं, मेसोफिल सेल्स कहते हैं, जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल। और यही क्लोरोफिल क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में आपकी मदद करता है। पेड़ों की आपकी क्या मदद करेगा ठीक है। फिर कह रहे हैं कि साइज अगर देखा जाए, यहाँ पे कुछ साइज का जिक्र किया गया है, तो याद रखना टिपिकल हमारा यूकैरियोट सबसे बड़े हैं हम, तो 10 से 20 म्यूम हो सकते हैं। फिर बैक्टीरिया की 1 से 2 म्यूम। पीपीएलओ जो कि माइकोप्लाज्मा को कहते हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, फुल फॉर्म इसका जान लो, 0.1। अच्छा, फिर बोलते हैं कि सबसे छोटा तो ये है, स्मॉलेस्ट तो कौन है, ये है, पीपीएलओ है, माइकोप्लाज्मा है। तो फिर आपसे पूछता है कि ये वायरस तो उससे भी छोटा हो गया, 0.02 से 0.2 म्यूम हो गया, तो ये तो और छोटा हो गया। तो भैया ये लिविंग नहीं है, ये अगर लिविंग के अंदर आ जाता है, वायरस के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाएंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि वायरस अगर हमारे अंदर आ गया, हमारे अंदर नहीं मतलब किसी लिविंग के अंदर आ गया, तो वो क्या हो जाएगा, किसी लिविंग के अंदर आ जाएगा तो वो लिविंग की तरह रिएक्ट करने लगेगा। और अगर कुर्सी, टेबल, बोर्ड यहाँ वहाँ से यहाँ है, तो क्या है, वो नॉन लिविंग की तरह रिएक्ट करेगा, समझे। तो इसलिए वायरस के बारे में ये बात हुई। ठीक, फिर इसके अलावा पूछता है, तो आपको याद रखना है कि सबसे लंबा कौन है, नर्व सेल है। सबसे छोटा कौन है, माइकोप्लाज्मा। सबसे बड़ा सिंगल सेल कौन है, ऑस्ट्रिच एग। यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है कि सिंगल आइसोलेटेड सेल कौन है, ऑस्ट्रिच एग हो गया। आरबीसी का ये हो गया 7.0 म्यूम डायमीटर हो गया। सबसे लंबी कौन हो गई, नर्व सेल हो गई। डिस्क शेप, कॉलुमुलर सेल, इरेगुलर शेप, अलग अलग शेप में आपको सेल को देखने को मिलेगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रोकैरियोटिक सेल। चलते हैं, तो पहले हम जानते हैं कि ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट होता क्या है। सबसे पहले हम चलते हैं प्रोकैरियोट और यूकैरियोट होता क्या है, इसको जानने के लिए चलते हैं। ठीक, चलते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल और एक होता है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल एक होता है प्रोकैरियोट और एक होता है यूकैरियोट। चलते हैं, इनका मतलब समझते हैं। प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव। प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव यानी लेस एडवांस, बेसिक, बहुत छोटा, नॉर्मल सा, अनडेवलप्ड। और कैरियोटिक मतलब होता है न्यूक्लियस, जिसका न्यूक्लियस कैसा हो, डेवलप नहीं हो,
अच्छा यू मतलब क्या होता है, याद कर लो, ये टर्म जीवन भर काम आएंगे। ये जैसे यू, कुछ टर्म होते हैं जिसके बेसिस पे ही हम उसका मीनिंग निकाल पाते हैं। ये टर्म ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पढ़ा रहे हैं तो यू का मतलब ये है, अगला चैप्टर पढ़ाएंगे तो यू का मतलब ये नहीं, फिक्स है। यू मतलब होता है ट्रू, यू का मतलब होता है ट्रू। और कैरियोटिक मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक, कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस। अब कह रहा है जिसका न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता, डू नॉट हैव अ वेल डेवलप न्यूक्लियस, लिख लेते हैं, डू नॉट हैव वेल डेवलप न्यूक्लियस, जिसका न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता, और जिसका न्यूक्लियस हैव वेल डेवलप न्यूक्लियस, जिसका न्यूक्लियस वेल डेवलप होता है। दूसरा डिफरेंस चलते हैं। दूसरा डिफरेंस क्या है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म, ये सब कुछ भी इसके पास नहीं है। यानी क्या है, फिर चलते एक डायग्राम बनाते हैं। ये इसकी क्या हुई, सेल मेम्ब्रेन, ये इसकी क्या हुई, सेल मेम्ब्रेन हुई, ये इसकी क्या हुई, सेल मेम्ब्रेन। ऑफकोर्स इधर भी बना लेते हैं, इसके ये सेल है, ये क्या हुई, सेल मेम्ब्रेन हुई, सेल मेम्ब्रेन, ठीक। अब दूसरा पेन कोई सा ले लेते हैं। हाँ, अब कह रहा है इसका जेनेटिक मटेरियल जो है, ये जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए मटेरियल, यानी जो हम इसका न्यूक्लियोइड है, न्यूक्लियोइड जो होता है वो कैसा है, नेकेड है, ऐसे बिखरा हुआ है। लेकिन हम सब क्या हैं, वेल डेवलप्ड है। हमारे पास क्या है, इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, एक नहीं दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, लिख देते हैं क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। और क्या है, ये गोल गोल न्यूक्लियोलस, ठीक। और क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म। और क्या है, जेनेटिक मटेरियल जो ऐसे भरा हुआ था, क्या है, क्रोमैटिन है हमारा, ठीक। और उसका नेकेड है, इसलिए ये क्या है, वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। डन। हमारे पास क्या है, हिस्टोन प्रोटीन जो होता है, इनके पास नहीं होता, और हम लोगों के पास हिस्टोन प्रोटीन जो है वो पाया जाता है। हमारे पास जो है वो हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, इनके पास हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता। प्रोकैरियोट के पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते, एब्सेंट। इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गन होते हैं। यानी लिख देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया होगा, न्यूक्लियस हो गया वेल डेवलप्ड, तो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, लाइसोसोम, ये सारी चीज़ें इनके पास हैं, और इनके पास ये सारे ऑर्गन नहीं हैं। फिर एक आता है कि राइबोसोम इनके पास होगा, हाँ 70S राइबोसोम होगा। और हमारे पास राइबोसोम क्या है, राइबोसोम कैसा है, 80S होगा। अब बोला कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गन नहीं होता, फिर इनके पास ये क्यों, तो इसका भी रीजन है, बिकॉज राइबोसोम इज मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गन ही, इसीलिए उसके पास पाया जा रहा है। और उसका भी सेम नहीं, उसके पास कैसा है, 70 है, और उसके पास 80 है। तो क्या क्या डिफरेंस हुआ भाई, एक बार देख लेते हैं। पहला, इसके पास वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं है, उसके पास है। वेल डेवलप बोलने का मतलब क्या क्या, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसके पास नहीं है। दूसरा, हिस्टोन प्रोटीन नहीं है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गन नहीं है, उसके पास है। राइबोसोम दोनों के पास है, लेकिन इसके पास कैसा 70 और उसके पास कैसा 80। क्यों है, क्योंकि ये मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गन नहीं है। और कोई पूछे आपसे डिफरेंस तो यहाँ लिख दो, प्रोकैरियोटिक
अब वैसे भी समझ प्रोकैरियोटिक सेल, तो इसमें और डिफरेंस क्या है, इसके पास गैस वैक्यूल होता है, वैक्यूल्स होता है, आपके पास वैक्यूल्स होता है। क्रोमैटोपोर है, क्रोमैटोपोर किसमें, ब्लू ग्रीन एल्गी में, ब्लू ग्रीन एल्गी अभी पढ़ाएंगे। इसमें क्या है, क्रोमैटोपोर है, किस लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए। इनके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं है, क्या है, क्लोरोप्लास्ट, यानी क्लोरोप्लास्ट नहीं है, क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी में ये है। और इनके पास गैस वैक्यूल की जगह क्या है, यूकैरियोटिक सेल। इनके पास क्या है, गैस वैक्यूल की जगह ट्रू वैक्यूल्स पाया जाता है। दूसरी चीज़, क्रोमैटोपोर नहीं है, क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, वेल डेवलप्ड है प्लांट। इनके पास फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। फिर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, इनके पास क्या है, मीसोसोम है, उसी के पैरेलल जैसा काम करने के लिए। हमारे पास जस्ट उल्टा क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, मीसोसोम हमारे पास नहीं है। हमको वेल डेवलप, उससे भी ज़्यादा वेल डेवलप्ड मिला है। अब आप पूछोगे मीसोसोम क्या है, अगली क्लास में हम बताएंगे, ये सारा प्रोकैरियोट का डायग्राम ही पूरा बनाएंगे। इनके पास है ना सिंगल सर्कुलर या डबल सर्कुलर डीएनए होता है। सर्कुलर डीएनए होता है, हमारा लीनियर डीएनए होता है। अच्छा, फिर इनकी सेल वॉल पॉलीपेप्टाइड की बनी होती है इनकी सेल वॉल पॉलीपेप्टाइड की बनी होती है, ठीक है, लिख देते हैं। इनकी सेल वॉल पैप्टिडो ग्लाइकॉन की बनी है। हमारी किसकी हैं, हमारी मतलब यूकैरियोट सारे, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टीन, काइटिन, अलग अलग। हम अभी इसी चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे कि एल्गी की किसकी गैलोक्टोमैनोज से बनी है, काइटिन की किसी और से बनी है, इसी से बनी हुई है। ये कैसे हैं, स्मॉल साइज के हैं, होते हैं, कॉलोनियल होते हैं, कॉलोनियल ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। हमारे क्या यूकैरियोट क्या हैं, लार्ज साइज के होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये सारे मोर कॉम्प्लेक्स होते हैं। स्मॉल इन नंबर बट डाइवर्सिटी इनकी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, वो एज़ कम्पेयर टू थोड़े से कम। तो कौन कौन आता है इसके अंदर, प्रोकैरियोट के अंदर कौन कौन आते हैं, तो इसके अंदर एग्जाम्पल क्या है प्रोकैरियोट का, तो क्या है, माइकोप्लाज्मा, दूसरा है PPLO, तीसरा है हमारा ऑल बैक्टीरिया, और क्या होते हैं, चौथा एग्जाम्पल है ब्लू ग्रीन एल्गी। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, प्रोकैरियोट के हैं। और यूकैरियोट में क्या आएंगे हमारे प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांट और एनिमल। ये सारे हमारे किस में आते हैं, यूकैरियोट में आते हैं। तो ये हुए कुछ बेसिक डिफरेंस हुए हमारे किस में, कि सेल थ्योरी हमने पढ़ ली, क्या थी, सेल्डन एंड स्वान ने दी, फिर रोडॉल्फ विर्च्यू ने उनकी थ्योरी को मैनिपुलेट नहीं, उसको मॉडिफाई करके फाइनल शेप दिया सेल थ्योरी का। कुछ शेप एंड साइज़ हमने बताए कि कैसे होते हैं, ओवल और राउंड शेप हो गया। तो ये सारे कुछ शेप हमने पढ़े, साइज़ हमने जानी, और प्रोकैरियोट क्या होते हैं, यूकैरियोट क्या होते हैं, ये डिफरेंस जाने किसके, न्यूक्लियस की कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे। जिसके पास वेल डेवलप है उसको क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोट, और जो वेल डेवलप नहीं है उनको क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोट, और जो वेल डेवलप्ड है उनको क्या बोलेंगे, यूकैरियोट। तो ऐसे ही हम कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों से पढ़ेंगे। कल हम कंप्लीट जितना हमारे इस टॉपिक में दिया हुआ है, कंप्लीट हम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे कि कंप्लीट प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कैसा होता है, और उसके बारे में जानेंगे, ठीक।